हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर रहे होंगे। तो जब 3 मई का एग्ज़ाम हुआ उसमें मेरे मार्क्स बन रहे थे 165। एंड जब री नीट का पेपर हुआ, जो कि आज तक की हिस्ट्री का सबसे टफेस्ट पेपर बताया जा रहा है, ओनली केमिस्ट्री। और भी थे लेकिन सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री में कभी ऐसा पेपर आया नहीं था। केमिस्ट्री का जो पेपर था इसमें मैंने जब अपनी पेपर दिया तो मेरे को इतना हार्ड लगा नहीं, क्योंकि मैंने उसी हिसाब से मैंने प्रिपरेशन की। कुछ टिप्स थी जो मैंने फॉलो की, वो मैं आपसे साझा करना चाहूँगा। और अभी जो री नीट में जो मेरे मार्क्स बन रहे हैं वो 120 प्लस, यानी 120 के आसपास। तो 122 मेरे एग्जैक्ट मार्क्स बन रहे हैं री नीट में केमिस्ट्री में। कुछ फिंगर टिप्स हैं जो मैं आपके लिए एडवाइस करना चाहूँगा कि आपको कैसे क्या करना है। तो बहुत से बच्चों को डाउट आ रहा है कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री, भैया कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री को अपन कैसे रिवाइज करें। फ़िज़िकल केमिस्ट्री में आपको कुछ नहीं करना है। फ़िज़िकल केमिस्ट्री को हम बिल्कुल फिजिक्स की तरह लेके चलेंगे। अपन को क्या करना है कि जिस भी रिस्पेक्टेड टीचर से अपन क्लास ले रहे हैं, जैसे कि मैंने हर सर से ली थी, तो अपन को बिल्कुल क्लास कंप्लीट करनी है। क्लास कंप्लीट करने के बाद में सर जो भी डीपीपी दे रहे हैं, जो भी आपके पास रिसोर्सेज जैसे मॉड्यूल है, उसमें से आपको जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसके अच्छे से एक बार नोट्स को अच्छे से पढ़िए। नोट्स को पढ़ने के बाद में आपको उनके जो भी 10-15 क्वेश्चन, मिनिमम 20 से 25 क्वेश्चन आपको डेली के प्रैक्टिस करने हैं। अब प्रॉपरली रिवीजन कैसे किया जाए, बोलते भैया रिवीजन कैसे करें। तो रिवीजन करने के लिए सबसे शानदार स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी ये चीज़ आप पढ़ रहे हैं, जो सर क्लास में अपन को पढ़ा रहे हैं, अपने पढ़ लिया। अब उसके बाद अपन जाएंगे अपने डीपीपीएम मॉड्यूल में। डीपीपीएम मॉड्यूल में जाने के बाद में अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। मान लो सपोज अपन ने 20 क्वेश्चन कर लिए, 20 क्वेश्चन में से अपन से 15 बने और 5 नहीं बने। अब 5 नहीं बने तो उनका क्या रीज़न हो सकता है कि अपन ने उनमें क्या मिस्टेक की। अगर आपने मिस्टेक की है तो पहले अपन अपने नोट्स को उठाएंगे। अगर नोट्स में वो चीज़ें सर ने करवा रखी है तो ठीक है, प्रॉपरली जहाँ तक मेरे हिसाब से सर अपन को सभी चीज़ पढ़ाते हैं। और अगर आपको नोट्स पढ़ने के बाद भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप और जगह से, जैसे कि अपने पास आजकल सबके पास स्मार्टफोन है, तो अपने गूगल पे स्कैनर का ऑप्शन आता है, उससे स्कैन करके देखो। अगर उसमें कुछ नई टिप्स हो आपके पास, उससे रिलेटेड अगर कोई कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से उसमें से देखो। उसी के से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन और कर लो आप इससे गूगल से। एंड उनको करने के बाद यदि अपने नोट्स में वो चीज़ है नहीं तो अपन को उसी चीज़ को अपने नोट्स में ऐड कर लेना है। सबसे प्रॉपरली क्या है कि जब अपन लास्ट टाइम जब अपना एग्ज़ाम आएगा तो अपन को बार बार चीज़ें बदलने की ज़रूरत नहीं रहेगी कि यार मैं कहाँ से रिवाइज करूँ, कैसे करूँ। बिल्कुल, अगर आप नोट्स पढ़ रहे हो तो आपको नोट्स को फॉलो करना है शुरू से लास्ट तक। कुछ एनसीईआरटी के कुछ ऐसे पॉइंट है, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ चीज़ें हैं जो कि एग्ज़ाम में आने लायक हैं। जैसे कि अपने पास सॉल्यूशन चैप्टर है। सॉल्यूशन चैप्टर में अपने पास जो टेबल बनी हुई है एक फर्स्ट चैप्टर में, इधर उधर विलेन कौन सा होता है लिक्विड का, उसके एग्जांपल हैं। जैसे ये हो गए, जैसे कि राउल्ट के नियम के साथ पॉजिटिव डेविएशन दर्शा रहा है कोई, तो कौन से हैं जो पॉजिटिव डेविएशन दर्शाते हैं। आदर्श विलेन, आइडियल सोल्यूशन है, जैसे कि आदर्श विलेन है। आदर्श विलेन में अपने पास उदाहरण से नॉर्मल एक्टेन, नॉर्मल हेक्सेन ऐसा हो गया। तो जो ये चीज़ें हैं इनको तो अपन को प्रॉपरली जैसे अपने नोट्स के अंदर ही ले लेना है। और जो जिस क्वेश्चन पे आप अटक रहे हो, इस क्वेश्चन पे आप अटक रहे हो, उन क्वेश्चनों को अपने नोट्स में ले लेना है, अपन को नोट्स में लिख लेना है एंड उनको स्टार मार्क कर लेना है। जब भी आप अपना मतलब नोट्स को रिवाइज करोगे तो आपको चीज़ प्रॉपरली दिख जाएगी। अपने पहले गलती कर चुके हैं, जब ये गलती एक बार हो गई तो गलतियाँ करने के लिए होती हैं। अपन को गलतियों से सीखते हुए चलना है। जब अपन गलतियाँ करेंगे, अगर गलतियों का एनालिसिस कर लेंगे तो गलती लास्ट टाइम पे आपसे नहीं होगी। रही बात किसकी, फार्मूला शीट की। फार्मूला शीट का अपन को क्या करना है, फार्मूला शीट कैसे बनानी है, कब बनानी है। तो जब अपना चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में अपन को सारे फार्मूला को एक बार चैप्टर रिवाइज हो गया, उसके बाद में सभी फार्मूला को एक शीट में एक पेन पेपर लो और एक पेपर में सभी फार्मूला लिख लो सभी उस चैप्टर के। एंड उससे रिलेटेड कोई एग्जाम्पल तो आपको याद नहीं होते हैं, उनको लिख लो। उसके बाद में बहुत से डाउट आता है कि भैया एनसीईआरटी के सोल्ड एग्जाम्पल करें या नहीं करें। तो भाई मेरा मानना तो ये है कि एनसीईआरटी के सोल्ड एग्जाम्पल यदि आप कर लोगे तो आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा।
एंड एनसीईआरटी को तो समझो कि बाइबल ही है एक तरह से अपने लिए, भगवान है भाई। एनसीईआरटी कर लो। एनसीईआरटी के जितने भी सोल्ड एग्जाम्पल हैं, आपके पास टाइम बचता है तो सोल्ड एग्जाम्पल करो। सोल्ड एग्जाम्पल करने से क्या होगा कि आपको पूरे चैप्टर का आइडिया लग जाएगा। थ्योरी की बात हुई, थ्योरी भी कवर हो जाएगी। एंड बहुत से बच्चे भी बोलते हैं मेरे से कि भैया फिजिकल केमिस्ट्री में यार थ्योरी करे या न्यूमेरिकल करे, तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप न्यूमेरिकल करो। और रिवीजन ऐसे करना है कि अपन को न्यूमेरिकल के जरिए जैसे जैसे अपन क्वेश्चन करते जा रहे हैं क्वेश्चन के जरिए चैप्टर को रिवाइज करना सीखो। थ्योरी के पीछे बिल्कुल मत भागो। थ्योरी का एक दो क्वेश्चन आएंगे, वो जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे कवर होता चला जाएगा। उसके बाद में 2014 से 2026 तक के नीट PYQ करो, क्योंकि अधिकतर ट्रेंड ये फॉलो होता है नीट PYQ का। अगर इस साल जो पेपर आया होने में तो वो भी PYQ बेस्ड था, लेकिन उनको पूछने का थोड़ा सा नज़रिया बदल दिया। और ये जब आप जैसे जैसे आप प्रिपरेशन करते जाओगे, आगे जैसे तैयारी करते जाओगे, क्वेश्चन सोल्व करते जाओगे, वैसे वैसे आपको आइडिया लगता जाएगा कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। और जैसे जैसे आप, और अगर आप JEE के लास्ट 2 से 5 ईयर के यानी कि 2024, 23, 24, 25 के PYQ कर लोगे ना, वो काफ़ी है। इनसे अपन को क्या है ना कि ये डर नहीं रहेगा कि यार पेपर चाहे किसी भी लेवल का आए, आप उसको आराम से कर लोगे। और ये हो गया अपने फिजिकल केमिस्ट्री का। फिजिकल केमिस्ट्री में जितना हो सके उतना अपन को न्यूमेरिकल पे फोकस करना है। उसके बाद में आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी सभी चीज़ें तो फॉलो करनी है। बस इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि सर जब अपन को पढ़ा रहे हैं कैसे मैकेनिज्म हो रही है, कैसे क्या बन रहा है, कैसे जैसे कि अपन पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन में अपन को पता है कि एल्केन है, एल्केन का ऑक्सीडेशन से अपन को पास प्राप्त होगा एल्कोहल से प्राप्त होगा एल्डिहाइड। अभी जैसे जैसे अपन पढ़ते जाएंगे तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जैसे जैसे अपन को सर क्लास में पढ़ा रहे हैं, कोई रिएक्शन हो गई तो साथ ही साथ जैसे आपने भी सर ने पढ़ा दिया, पढ़ाने के बाद अपन जब बाद में 10-10 मिनट का गैप मिलता है उसमें एक बार रिवाइज कर लिया। उसके बाद में जब आप घर गए, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग पढ़ते हो तो आप घर के जाने के बाद में या क्लास ख़त्म होने के बाद में साथ ही साथ एक पेज लेकर उसमें जो मैकेनिज्म हैं जैसे कि इम्पोर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट करते हुए एक पेज में लिख लिया करो। इससे क्या होगा कि आपको शॉर्ट नोट्स साथ के साथ तैयार होते जाएंगे। एंड सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है रिवीजन। अब रिवीजन भैया वो आप बहुत से बोलते हैं भाई रिवीजन कैसे करें, तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों इसी सब्जेक्ट में इनको रखना पड़ेगा। आपको समझ में आ रहे हैं तो समझने की ऐसी बात नहीं कि समझने का नहीं, समझने का बहुत कुछ है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर कोई बोले कि यार रटना, तो भाई रटना तो पड़ेगा, लेकिन आप रटो मत। आपके लिए शानदार स्ट्रेटजी में बताऊँ, किसी चीज़ को रटने में आप 4 से 5 घंटे गंवा रहे हो, यदि 4 से 5 घंटे में उसी चीज़ को अपन 4 से 5 बार पढ़ लें तो इनकी मल्टीपल टाइम रिवीजन करने से ये होगा। मैंने भी मल्टीपल टाइम रिवीजन करके, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की, मैंने रटने की कोशिश की तो मैं टेस्ट में जब जाता था मैं भूल जाता था, उससे मेरे को कुछ आइडिया नहीं होता था। लेकिन जैसे जैसे हम जितने ज़्यादा नोट्स के पन्ने पलटेंगे एंड बार बार रिवीजन करेंगे, एक ही चीज़ों को बार बार देखेंगे, अपने जो टीचर से, जो भी रिस्पेक्टेड टीचर से आप पढ़ रहे हो उनके पूरा विश्वास रखो, सब अपना बेस्ट देने की करते हैं। उन्होंने अपने नोट्सों को उस तरह से कर रखा है कि उसमें सभी चीज़ें कवर अप कर चुकी है। और अगर बोलते क्या भाई NCERT क्या करे, भाई NCERT आप पढ़ो, पहले अपने नोट्सों को अच्छे से पढ़ो। NCERT के उसके बाद में अपने नोट्स कर लिए, उसके बाद में आप NCERT की रीडिंग लगा, कुछ नई चीज़ें ऐसी दिखे आपको कि हाँ यार ये हो सकता है कि एग्ज़ाम में आने के चांस है। और ऐसा है कि जो आप पढ़ोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि यार ये है। अगर कुछ नई चीज़ दिखी जो आपके नोट्स में मिली तो उसी चीज़ को अपने नोट्स में ऐड कर लो। इससे क्या होगा, अगर आप नोट्स में ऐड कर लोगे उस चीज़ को तो आपको बाद में दिक्कत नहीं आएगी। जब लास्ट टाइम पे आप रिवीजन करोगे, उस टाइम पे आप बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। एक ही रिसोर्स को बार बार पढ़ने से जितना ज़्यादा हो सके उतनी टाइम रिवीजन करो। मैं तो कहता हूँ कि नीट से पहले 10 बार, 12 बार, 13 बार, जितनी बार रिवीजन हो सके ना उतना रिवीजन करो। उसके बाद मेरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करना है, आपको पहले तो जो सर पढ़ा रहे उसके नोट्स पढ़ने हैं और सेम वो जो डाटा इसमें दे रखा है वो करो। उसके बाद में NCERT की रीडिंग, भाई NCERT के लिए अच्छी, इनऑर्गेनिक के लिए NCERT पढ़ो जितना हो सके। भाई मैंने नहीं पढ़ी तो अभी मैंने रीनीट में मैंने पढ़ी थी, लेकिन इतना नहीं पढ़ा, इतना उस तरह से नहीं पढ़ पाया मैं जिस तरह से मेरे को पढ़ना चाहिए था। तो इनऑर्गेनिक में मेरी प्रॉब्लम आई, मेरी 2 क्वेश्चन गलत हुई, असर्शन रीजन वाली गलत हुई,
अब वो असरसन रीज़न आजकल क्योंकि गेम माइंड गेम खेल रहे हैं, असरसन रीज़न का खेल रहे हैं, क्योंकि बच्चों से ये गलतियाँ होती हैं। पूरी कहाँ से उठा के दे रहे हैं वो, ये उठा के दे रहे हैं अपने एनसीईआरटी से। जब आप एनसीईआरटी को बार बार पढ़ोगे, मिनिमम 5 टाइम तक अपन को पढ़ना ही है। जैसे अपन बायो की एनसीईआरटी पढ़ते हैं ना, बार बार पढ़ते हैं, इसी प्रकार से बार बार पढ़ो। मेरा तो ये मानना है कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार पढ़ो। जितनी बार हो सके उतनी बार पढ़ो। जितनी बार पढ़ोगे आप, उतना आपके लिए बहुत फ़ायदा हो जाएगा। मैं मान रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ कि आप अपने टारगेट को फोकस कर लोगे। और जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ो, टॉपिक को पढ़ने के बाद उससे हाथों के हाथ उससे रिलेटेड कि किस पे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, कैसे क्या हो रहा है, तो उससे क्या होगा, क्वेश्चन करने से अपने पास क्या होगा, अपने को आइडिया लग जाएगा, हाँ यार इस टॉपिक पे इस तरह से क्वेश्चन बन रहे हैं। उसके बाद में सक्सेस मंत्र क्या रहेगा? सक्सेस मंत्र यही है कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। मल्टीपल टाइम रिवीजन के लिए मैंने आपको बता ही दिया। एंड फिजिकल केमिस्ट्री में अपन को जितने उसके कितने न्यूमेरिकल करने हैं, न्यूमेरिकल के जरिए ही अपन को क्या करना है, रिवीजन करना है। मैं तो ये बोलता हूँ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक भी अच्छे से एक बार पढ़ लो, उसके बाद में न्यूमेरिकल के जरिए इनको, जैसे कि क्वेश्चन प्रैक्टिस के जरिए सभी को कंट्रोल करते जाओ। उसके बाद में बोल रहे थे, और कोई अगर आपको प्रॉब्लम आए तो देखो कि ये स्ट्रेटजी मैंने फॉलो करके अब आप आइडिया लगा सकते हो कि मैंने 165 जो 3 मई वाला पेपर था, 3 मई वाला पेपर, उसमें 165 स्कोर किया है। और उसके बाद में लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लीक हो गया। अब लीक होने गया तो कोई दिक्कत नहीं है मका। उसके बाद में जब 3 मई के बाद में मेरे 21 जून का पेपर हुआ, 21 जून को मैंने कितने 120 नंबर मैंने सिक्योर किए इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करके। अगर आप भी इस स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, ये मेरा मानना है। लेकिन सक्सेस मंत्र क्या रहेगा कि बिल्कुल मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, मल्टीपल टाइम रिवीजन करो। एंड हर हफ्ते, हर सप्ताह, जैसे कि जब भी अपनी संडे को छुट्टी रहे तो जितना भी आपने पूरे सप्ताह में पढ़ा है उसको एक दिन संडे के दिन दोबारा रिवाइज करो। ऐसा नहीं करना है अपन को कि यार अपन आगे की पढ़ते जा रहे हैं, पीछे की चीज़ें अपन पढ़ ही नहीं रहे। मेरा मानना ये है कि पढ़ना कम है अपन को। यदि आप ड्रॉपर हो, इनकी जो पहले पढ़ चुके हो, अगर ड्रॉपर हो तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि पढ़ो कम एंड क्वेश्चन ज़्यादा करो। क्वेश्चन करने से क्या होगा कि अपन को आइडिया लग जाएगा, एक अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, क्यों होगा? क्योंकि जब अपन क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नहीं बन रहा, मान लो क्वेश्चन नहीं बन रहा है, क्वेश्चन नहीं बना, और क्वेश्चन नहीं बना तो क्यों नहीं बना, उस पर अपन को रिसर्च करने की क्यों नहीं बना। उसको बनाने के लिए अपन को स्ट्रेट देखना पड़ेगा। अपन नोट्स के पन्ने पलट लिया, अपन ने सब कर लिया, नोट्स के पन्ने पलटेंगे एक जिस चीज़ के नहीं हो रहा उसके साथ और भी चीज़ें कवर अप होती चली जाएगी, अपना मल्टीपल टाइम रिवीजन होगा। शॉर्टकट के पीछे बिल्कुल भी मत भागना। शॉर्टकट वाला रास्ता बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आप सोचो कि यार वन शॉट पड़े हैं वहाँ पे, उनके वन शॉट देख लूँगा मेरा काम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ तक आप अपना रिवीजन, मेरा तो मानना यही है कि जितनी हो सके उतनी क्वेश्चन करो, क्वेश्चन के जरिए ही रिवीजन करना है आपको। और हर सप्ताह कम से कम आपको एक टेस्ट तो देना ही है, हर सप्ताह एक टेस्ट तो देना ही है, टेस्ट के साथ एनालिसिस। यदि आप टेस्ट दे रहे हो तो उसका एनालिसिस कर रहे हो तो डेफिनेटली आप एक अच्छा स्कोर कर पाओगे, अच्छा कर पाओगे। एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो तुम्हारा भाई विकास है, सब संभाल लेंगे। तो जो भी प्रॉब्लम आए उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना। एंड जो भी कोई प्रॉब्लम हो आपको, और चीज़, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, सबका वैसे फेवरेट चैप्टर क्या होता है, सबकी सब जो बायो वाले लेते हैं सब ये सोचते हैं कि सबकी बायो, भाई मेरी फेवरेट जो थी वो कौन सी थी? केमिस्ट्री थी। मेरे को सबसे अच्छी केमिस्ट्री लगती थी। एंड अब आप समझ ही गए होंगे कि जब इतना अच्छा स्कोर किया है तो ये 2 साल की मेहनत है भाई। 2 साल मैंने जो किया मैंने आपके लिए आपको शेयर किया। आई होप आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे एंड नीट 2027 में एक अच्छा स्कोर बिल्डअप करेंगे एंड अपने सिलेक्शन को सिक्योर करेंगे। राइट, टेस्ट तो आपको देना ही है और एनालिसिस इम्पोर्टेंट है। जितना हो सके एनालिसिस करो, गलतियों से सीखो। जितनी ज़्यादा गलतियाँ हो यहीं पे हो जाए। एग्ज़ाम से पहले इतनी गलतियाँ करो जिस दिन फाइनल एग्ज़ाम हो अपना, उस दिन बिल्कुल भी अपन को ये घबराहट नहीं होगी यार भाई मैंने वो चीज़ नहीं की थी, वो नहीं की थी। ऐसे भाई ने अपन को बिल्कुल भी नहीं मारने हैं।
लास्ट में ऐसा होना चाहिए कि आपको अंदर से लगेगा आपको, हाँ यार सच में मेहनत की थी। जिस दिन आप पेपर दोगे ना, उस दिन आपको, अभी 6-7 महीने की बात है, फिर बाद में मज़े मज़े हैं यार। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड अगर आपको और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच।